नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का अपवर्तन। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में है, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, साथ में हम अपवर्तन के नियमों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, अपवर्तनांक को भी यहां पर परिभाषित करेंगे और अंत में हम बात करेंगे कुछ प्रकाश के अपवर्तन के एग्जांपल्स की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम बात करेंगे यहां पर कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, हमने प्रकाश की प्रॉपर्टीज में यह पढ़ा है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है और प्रकाश यदि अपने पथ से मुड़ रहा है इट मीन्स वहां पर प्रकाश की कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। तो प्रकाश का परावर्तन भी हमने देख लिया था, उसमें हमने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकरा कर यदि उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो उसको हमने प्रकाश का परावर्तन कहा था। तो वहां पर भी प्रकाश अपने पथ से विचलित हो रहा था, प्रकाश मुड़ रहा था। विद्यार्थियों, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि प्रकाश आ रहा है एक माध्यम में, जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाएगा, अपने पथ से मुड़ जाएगा। उस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से मुड़ जाने की घटना को, उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए, हम एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझा दें कि ये हमारे पास में है दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, इसे हम कहते हैं अंतरापृष्ठ। ये जैसे इधर है माध्यम एक, ये पहला माध्यम है और ये है माध्यम दो। तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये जो पृष्ठ है इसको हम कह रहे हैं अंतरापृष्ठ। ये अंतरापृष्ठ है जो कि दोनों माध्यमों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करता है। दोनों माध्यमों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? एक पृष्ठ है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है, इसके ऊपर पहला माध्यम है। क्लियर? अब देखिए, इस पहले माध्यम में कोई प्रकाश की किरण यहां पर इस तरीके से आ रही है। ये कोई प्रकाश की किरण मैंने यहां पर दिखाई है, आपतित करवाई है। क्लियर? जब ये प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होती है तो जानी तो ये यहां से चाहिए थी, ये जो मैंने डॉटेड करके दिखाया है यहां से इसका पथ होना चाहिए था, बट इसका पथ बदल जाता है, ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखिए, इसे हम कह रहे हैं अविलंब एन एंड इससे पुट करें, ये अपने पथ से इस तरीके से मुड़ सकती है। देखो, ये अपने पथ से इस पथ से इधर भी मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है। वो इन दोनों माध्यमों के प्रकाशिक घनत्व पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसका पथ इधर से इधर हो जाता है। तो ये यहां पर इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकाश जब इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से मुड़ गया, तो इस घटना को ये हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम यहां पर देख लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात देखो, यहां पर क्या है कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है उसको हम अंतरापृष्ठ कह रहे हैं। जो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में चल रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये हमारे पास में है आपतित किरण, और जो दूसरे माध्यम के अंदर अपने पथ से विचलित हो गई है ये वाली किरण, इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। इसे क्या कहा जाता है? अपवर्तित किरण इसे कहा जाता है। क्लियर? अंतरापृष्ठ के ठीक लंबवत जहां पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं
जिसे अभिलंब कहा जाता है। ये क्या है? ये अभिलंब कहलाता है, इसे हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहा जाएगा? अभिलंब कहा जाएगा, जिसे हम एन एंड एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखा जाता है? एन एंड एस से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे इस अभिलंब तथा आपतित किरण के जो मध्य का कोण है, इसको हम आई से लिखेंगे। इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। अब ये अपवर्तित किरण है, ये वाली किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य के कोण को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है और इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? ये जो कोण है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो ये मैंने एक प्रकाश के अपवर्तन का एक डायग्राम आप लोगों के सामने रखा है। इसमें एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं यहां पर प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन पुट कर देता हूं। देखिए क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये इसके लिए डायग्राम हो गया है। अब हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन की कुछ नियमों की। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम हैं। तीनों नियम यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन से नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम कायदे कौन कौन से हैं देख लीजिए। 3 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद रहेंगे। मतलब जिस तल में ये प्रकाश किरण आ रही है उसी तल में ही ये अपने पथ से विचलित होती है। ऐसा नहीं कि इधर से आई दूसरे माध्यम में ऐसे मुड़ गई, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जिस तल में आ रही है उसी तल में ही विचलित होती है, मुड़ रही है बट उसी तल में ही मुड़ रही है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम यही है, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।
एक ही तल में मौजूद होते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा जो नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए स्नेल का नियम क्या है, सुन लीजिए। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है और उस नियत मान को हम अपवर्तनांक कहते हैं। उस नियत मान को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। देखिए एक बार इस नियम को फिर से सुन लीजिए। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, तो आपतन कोण है आई, इसकी ज्या हो जाएगी साइन आई, और अपवर्तन कोण है आर, इसकी ज्या हो जाएगी साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो है इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। अब देखिए इसे हम इस तरीके से पुट कर देंगे। साइन आई या आपतन कोण की ज्या, साइन आर ये अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का जो रेशियो है वो नियत रहता है और उस नियत को हम नियत मान को n21 से पुट करेंगे। इससे लिखा जाएगा n21, इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। चलिए इस डायग्राम को यहां से हटाकर फिर आप लोगों के सामने रखता हूं। इस नियम को थोड़ा सा और विस्तृत हम देख लेते हैं। देखिए इस नियम को थोड़ा सा और देख लेंगे। साइन आई अपॉन में साइन आर, ये हमें दे रखा है n21 के बराबर, n21। ये कहलाता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसे हम क्या कहते हैं, माध्यम 1 के रेस्पेक्ट माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है, 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अपवर्तनांक क्या है, साइन आई और साइन आर दोनों का रेशियो है, अनुपात है। साइन आई है आपतन कोण की ज्या, साइन आर है अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का जो रेशियो है उसको ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसे हम n2 अपॉन में n1 से भी पुट कर सकते हैं। ये जो n1 है वो है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम 1 का निरपेक्ष, या इसे हम निर्वात के रेस्पेक्ट अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। क्लियर। ये जो n21 है इसे हम n2 अपॉन में n1 भी लिख सकते हैं। n2 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। वैसे जो n21 है वो माध्यम 1 के रेस्पेक्ट दूसरे का अपवर्तनांक होता है। दो की जब हम तुलना करते हैं तब ये अपवर्तनांक प्राप्त होता है। देखिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसका मतलब है कि निर्वात के रेस्पेक्ट कोई प्रकाश विकिरण किसी माध्यम में कितनी अपवर्तित होती है उसी को कह रहे हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इस n21 का मतलब है माध्यम 1 के रेस्पेक्ट माध्यम 2 में प्रकाश की किरण कितनी मुड़ जाती है, 1 के रेस्पेक्ट कितनी मुड़ती है, तो उसको हम कह रहे हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, जो कि 1 के रेस्पेक्ट 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखेंगे n2 क्या है, माध्यम 2, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे जो नियम है वो इतना ही है, नियम तो मैंने वही पुट कर दिया, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर n21 है। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ में
लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2 के बराबर भी होता है, ये C1 अपॉन में C2 के बराबर भी होता है। देखिए इसे मैंने इस फॉर्म में पुट कर दिया है, प्रत्येक की जानकारी ले लीजिए। लेमड़ा 1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, माध्यम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब ये हुआ है कि जब अपवर्तन की घटना घटित होती है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो अलग अलग होगी। यह है माध्यम 2 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ये जो C1 है वो है माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और ये जो C2 आप लोग देख रहे हैं ये है माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं। क्या है कि स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो नियत रहता है, अर्थात साइन आई अपॉन में साइन आर ये कांस्टेंट रहता है और उस कांस्टेंट को हम अपवर्तनांक कहते हैं और उसे हमने n/1 से पुट कर दिया। ये जो n/1 है वो माध्यम 1 के रेस्पेक्ट माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम n2 अपॉन में n1 से भी पुट कर सकते हैं। यह है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यह है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इससे इसकी जो वैल्यू होती है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर भी होती है। C1 अपॉन C2 से भी हम पुट कर सकते हैं, जहां C1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, C2 है दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ है कि जब अपवर्तन की घटना घटित होती है तो प्रकाश का वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, बट आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। यही है तीसरा नियम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, बट आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तीसरा जो नियम है वो क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसके अपने एक बार फिर से सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका रंग बदल जाता है, बट आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। देखो तरंगदैर्घ्य बदल गई, इसका मतलब ये हुआ है कि उसका रंग भी बदल गया है। क्लियर? तो मैं यहां पर तीसरा नियम पुट कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि अपवर्तित किरण या अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य व चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य व चाल, तरंगदैर्घ्य व चाल बदल जाती है, बदल जाती है, जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती चेंज नहीं होगी, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती में कोई बदलाव नहीं आता। क्लियर? तीसरा नियम यही है। अब देखिए दूसरे नियम की ओर हम फिर से फोकस करते हैं, अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए अपवर्तनांक को हमने परिभाषित कर दिया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ती है तो कितनी मात्रा में मुड़ती वो अपवर्तनांक के जरिए ही हमें पता चलेगा, अपवर्तनांक के जरिए ही हम पहचान पाएंगे। अब देखिए जो अपवर्तनांक होता है इसका मान है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। ये एक मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है, क्योंकि ये जो राशि है वो एक मात्रकहीन विमाहीन राशि होगी। इसका ये तो एक विमाहीन राशियां होती है, तो ये भी मात्रकहीन विमाहीन राशियां होती है। तो यहाँ पर ये जो n/1 है मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है, बट इसका मान है माध्यम पर निर्भर करता है। तो देखिए माध्यम पर किस तरीके से निर्भर करेगा वो देख लीजिए।
मैं यहां पर कुछ माध्यम लेकर चल रहा हूं और उनके लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है, अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। क्लियर? देखिए, हम सबसे पहले जो माध्यम लेकर चल रहे हैं वो है वायु, या आप निर्वात ले लीजिए। वैसे निर्वात को हम माध्यम तो नहीं कह सकते, निर्वात को माध्यम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें तो कोई किसी प्रकार के अणु या कण नहीं होते। तो जब जहां से वायु भी हटा ली जाती है तो वो होता है निर्वात। तो निर्वात के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। फिर हम बात करें वायु की, तो वायु के लिए होता है 1.00023, 1.00023, जिसे हम 3 लिख देते हैं, और ये लगभग 1 के बराबर होता है। जब कहीं पर भी ये बात आए कि प्रकाश की किरण वायु से जैसे कांच में प्रवेश कर रही है या जल में प्रवेश कर रही है, इसका मतलब हम वहां पर निर्वात के लिए लेकर चलेंगे। वायु का जो अपवर्तनांक है लगभग निर्वात के बराबर ही होता है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं जल की, तो जल के लिए इसका मान होता है 4/3, मतलब 1.33 होता है। 4/3 भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय 4/3 ज्यादा ठीक रहेगा कैलकुलेशन के अंदर। फिर हम बात करें कांच की, तो कांच के लिए इसकी वैल्यू होती है 3/2, मतलब 1.5। फिर हम बात करें हीरे की, तो हीरे के लिए होता है 12/5, मतलब 2.4। तो ये सब हमने यहां पर कुछ माध्यम दिखाए हैं जिनके लिए अपवर्तनांक हमने दिखाया है। अब देखो इसका क्या मतलब है। जिस माध्यम के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की किरण उतनी ही ज्यादा अपवर्तित होगी, उतनी ही ज्यादा अपवर्तित होगी। ये एक तरीके से निरपेक्ष अपवर्तनांक है, या निर्वात के रेस्पेक्ट इनके अपवर्तनांक हमने यहां पर पुट किए हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, अर्थात प्रकाश की किरण जब निर्वात से या वायु से हीरे में प्रवेश करती है तो सबसे ज्यादा मुड़ेगी, और कांच में उससे कम, जल में उससे कम, और वायु में लगभग निर्वात के समान ही रहती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए कौन से माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो जिसके लिए घनत्व अधिक होता है। और देखो घनत्व भी मैं यहां पर यूज में ले रहा हूं, प्रकाशिक घनत्व है, प्रकाशिक घनत्व है। देखिए एक तो होता है द्रव्यमान घनत्व है, जिसमें प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान होता है। एक होता है प्रकाशिक घनत्व है, तो प्रकाश के लिए जो घनत्व होगा, प्रकाश जैसे यहां पर प्रकाशिक घनत्व इसका अधिक होगा, इसलिए इसमें इसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। क्लियर? चलिए मैं एक आपको डायग्राम के जरिए समझा देता हूं कि कैसे जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। देखो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में यदि प्रवेश करती है तो क्या होता है, और जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण के साथ में क्या होगा, देख लीजिए। ये हमारे पास में है अंतरा पृष्ठ, और ये यहां पर है विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये जो प्रकाश की किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये प्रकाश की किरण यहां से जानी चाहिए थी, बट ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। अब देखो मुड़ेगी किधर, जब विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ी है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती। ये आप लोग दिमाग में फिट बैठा लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्लियर? दूसरी स्थिति भी देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम।
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने पथ से इस तरीके से विचलित हो जाएगी, ऐसे अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, देखो यहां पर इन दोनों की तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, इन दोनों की तुलना करें तो ये विरल, ये सघन। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई कांच सघन होता है या हीरा सघन होता है। आप दो की तुलना करेंगे तब एक विरल होगा, उसमें से एक सघन होगा। क्लियर? तो देखो इन दोनों की तुलना करें तो ये विरल, ये सघन, फिर इन दो की तुलना करें तो ये विरल, ये सघन, इन दो की तुलना करें तो ये विरल, ये सघन। क्लियर? तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहां पर आप देखेंगे ये जो आई का मान है, आपतन कोण है वो बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। क्लियर? और यहां पर आप देखेंगे ये आई है, ये आर है, आर यहां पर बड़ा होगा, आई छोटा होगा। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमने आप लोगों को बता दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, साथ में हमने स्नेल का नियम और उसमें जो अपवर्तनांक है इसको भी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। यदि यहां तक समझ में आ गया है तो अब हमें प्रकाश के अपवर्तन की कुछ एग्जाम्पल समझने हैं, उन्हें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूं, एक एक करके उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, इसे हम समझेंगे भी, और ये अपवर्तन की वजह से ही मुड़ी हुई दिखाई देती है। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जल में या पानी में आंशिक रूप से डूबी, आंशिक रूप से डूबी, इसका मतलब है आधी बाहर है आधी अंदर है। आंशिक रूप से डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना किस वजह से दिखाई देती है वो देख लीजिए, अपवर्तन की वजह से देती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे अपवर्तन की वजह से जो छड़ है वो मुड़ी हुई दिखती है। देख लीजिए, ये हमारे पास में जैसे कोई पात्र है, क्लियर, और ये पानी से भरा है, इस तरीके से इसमें पानी है, और यहां पर ये कोई छड़ है, ये कोई छड़ है जो आधी बाहर है और यहां तक ये पानी में डूबी हुई है। ये क्या है, छड़ जो आधी बाहर है आधी अंदर है। क्लियर? और ये है जल, पानी। क्लियर? यहां पर ये है वायु, बाहर क्या है, वायु जो कि एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। ये जल है जो कि एक सघन माध्यम है। जल और वायु की यदि हम तुलना करें तो ये सघन माध्यम हो जाएगा और जो वायु है वो विरल माध्यम हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, इसे छड़ का हम यहां पर ले लेते हैं, ये कोई बिंदु है O। इस बिंदु O से कोई प्रकाश की किरण जब इस जल से बाहर निकलती है तो वह भी अपने पथ से विचलित हो जाएगी, अपने पथ से मुड़ जाएगी। हम ये जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग कि ये जल है, ये क्या है, जल एक सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब जल से वायु में प्रवेश करती है, जैसे यहां से कोई प्रकाश की किरण चली, जानी तो यहां से चाहिए थी, बट ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर, और यहां पर जाती है। अब देखिए, यहां पर जाने के बाद में ये हमारी आंख में प्रवेश कर रही है, मानव नेत्र में ये प्रवेश करती है। तो मानव नेत्र में जब ये प्रवेश करती है, आंख में जब ये प्रवेश करती है, तो देखिए कैसे दिखाई पड़ेगी। ये जो प्रकाश की किरण है वो यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये जो बिंदु O है वो यहां पर नजर आएगा, इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा,
इसी प्रकार से इस छड़ के जो सभी बिंदु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये जो छड़ है वो ऐसे पानी के अंदर ऐसे दिखाई पड़ेगी, बाहर ऐसे दिख रही है, अंदर ऐसे दिख रही है, तो ये यहां से इस तरीके से मुड़ी हुई नजर आएगी। ये जो आंख को तो ऐसे लग रहा है कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो ओडे से आ रही है, एक्चुअल में आ रही है ओ से, ऐसे मुड़ गई इधर, अविलंब से दूर हट गई, अविलंब से क्या हो गई, दूर, क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। चलिए एक बार इसको मैं फिर से समझा देता हूं कि पानी में आंशिक रूप से डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जब कोई छड़ पानी में आंशिक रूप से डुबो दे, अर्थात आधी अंदर रख दें, आधी उसको बाहर रख दें, तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा। क्लियर? अब वो क्यों देखती है उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए इस छड़ का मैंने बिंदु ले लिया O, इस बिंदु O से कोई प्रकाश की किरण हम जल से बाहर निकालेंगे। ये जल में है बिंदु O, सघन माध्यम में है, और जब कोई सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो जानी तो यहां से चाहिए थी, बट ये अविलंब से दूर हट जाती है। जब सघन से विरल में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो अविलंब से दूर हट जाएगी, तो यहां से दूर हट गई, आंख में प्रवेश कर गई। आंख को ऐसे लग रहा है कि जो बिंदु O से ना आकर ओडेस से आ रही है, तो O का प्रतिबिंब ओडेस पर इसे प्रतीत होगा, और ये जो छड़ है वो ऐसे नजर आएगी। तो ये छड़ इधर से तो ऐसे, इधर से ऐसे, तो ये मुड़ी हुई नजर आ रही है। तो किस वजह से नजर आती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से एक एग्जांपल और है कि पानी के पेंदे में या बाल्टी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या बाल्टी के पेंदे का ही ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सिमिलर तरीके से चलिए मैं उसको भी समझा देता हूं थोड़ा सा। बाल्टी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, बाल्टी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देख लीजिए कैसे। ये हमारे पास में एक बाल्टी है, सिमिलर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इधर इसमें पानी भरा है, इसका पेंदा भी ऊपर उठा हुआ दिखता है, या यहां पर ये हमने रख दिया एक सिक्का। ये क्या रख दिया हमने? यहां पर सिक्का रख दिया है, और सिक्के के ऊपर ले लिया एक बिंदु O। कौन सा बिंदु ले लिया? O। अब जब O से प्रकाश की किरण यहां से ऐसे बाहर निकल रही है, तो ये जानी तो यहां से चाहिए थी, बट ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी, और मुड़ जाएगी फिर जब ये आंख में प्रवेश करती है तो इस आंख को लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है। ये जो सिक्का है उसका आभासी बिंब यहां पर नजर आएगा। सिक्का एक्चुअल में है यहां पर, बट इस आंख को लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, तो O का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा ओडेस, और जो सिक्का है वो इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण जल से, ये जो बाल्टी है वो किससे भरी है? जल से भरी है, जल से वायु में प्रवेश करती है तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। तत्पश्चात ये जो सिक्का है पेंदे से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये मैंने यहां पर भी स्पष्ट कर दिया, दोनों में सेम ही तरीका है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। देखिए जो सूर्य है हमें सूर्योदय से पहले दिखने लग जाता है और सूर्यास्त के बाद में भी दिखता रहता है। इस वजह से दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। सूर्योदय से पहले कैसे दिख जाता है और सूर्यास्त के बाद में भी कैसे दिखता रहता है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए सूर्य का तीसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर। सूर्य का सूर्योदय से पहले दिख जाता है। देखिए हम यहां पर स्पष्ट करेंगे क्यों, तथा सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त हो गया है उसके बाद भी दिखता है, सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। क्यों दिखाई देता है वो देख लेते हैं। क्लियर?
देखिए ये हमारी है पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये हम हैं, ये हम हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर क्या मौजूद है, वायुमंडल, ये है वायुमंडल। क्लियर। तो वायुमंडल ये है एक सघन माध्यम। देखो किसके रेस्पेक्ट सघन माध्यम है, यहां पर है निर्वात, यहां पर क्या है, निर्वात, जो कि एक विरल माध्यम के रूप में काम करेगा, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे जाएंगे इसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। वायुमंडल जहां पर खत्म हो गया उसके पश्चात निर्वात ही कहा जाएगा, जो कि विरल माध्यम। और वायुमंडल कैसा माध्यम की भांति काम कर रहा है, सघन माध्यम की भांति काम कर रहा है। क्लियर। अब देखिए ये जो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, इसकी क्षैतिज यहां से यह है क्षैतिज, और यदि इससे नीचे सूर्य चला गया, इससे सूर्य नीचे चला गया, या जैसे मान लीजिए कि इधर से सूर्य उदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, दोनों स्थितियां एक साथ समझ लीजिए। तो सूर्य इसके क्षैतिज से जब नीचे रहता है, मतलब सूर्य उदय हुआ नहीं है, उससे पहले की जब स्थिति रहती है, तब ये सूर्य क्षैतिज के नीचे रहेगा। बट यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, ये क्षैतिज रेखा मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाई कि ये जो प्रकाश की किरण है वो सूर्य से ऐसे चल रही है, ऐसे आ रही है, यहां पर आएगी, और ये यहां पर अभिलंब की भांति काम कर रहा है। प्रकाश की किरण जानी तो यहां से चाहिए थी, बट अपवर्तन की वजह से मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। एक बार देखो इसको, देख लीजिए कि ये है सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, सूर्य की वास्तविक स्थिति है, और यह है वास्तविक सूर्य। कौन सा सूर्य है, वास्तविक सूर्य, ओरिजिनल सूर्य यहां पर मौजूद है। और यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वायुमंडल से अपवर्तित होकर हमारी आंख में प्रवेश कर रही है। अब यहां पर खड़े व्यक्ति को ये जो सूर्य है वो यहां पर नजर आएगा, यहां पर नजर आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, यह है आभासी सूर्य, यह है आभासी सूर्य। तो सूर्य की वास्तविक स्थिति तो होती है नीचे, ये क्षैतिज से नीचे होता है, बट दिखता ये ऊपर है। इसका मतलब ये उदय हुआ नहीं है, फिर भी इतना ऊपर दिखने गया है, उदय होने से पहले ही दिखने लग गया। क्लियर। तो उदय होने से पहले ही 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है, सूर्य 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। तो देखो यहां पर मैंने लिखा है सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना, तो सूर्य उदय हुआ नहीं है बट फिर भी ये दिखने लग गया। इसकी वजह से दिन की लंबाई में 2 मिनट की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए सूर्य अस्त होते समय भी ऐसा ही होता है, सूर्य अस्त हो चुका है फिर भी इतना ऊपर दिखाई देगा, अस्त होने के बाद में भी दिखता है। 2 मिनट तक यहां पर शाम को अस्त होते समय दिखता है, 2 मिनट सुबह उदय होते समय दिखता है। तो दिन की लंबाई में अपवर्तन के कारण से 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, मतलब अस्त होते समय। क्लियर। तो जो सूर्य है वो अपवर्तन के कारण से उदय होने से पहले और अस्त होने के बाद में भी दिखता है, तत्पश्चात दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। क्लियर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। चौथा बिंदु है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाने का मतलब क्या है कि जो तारे हैं, यदि आप कई तारों को आप गौर करके देखेंगे तो वो चमकते हुए नजर आते हैं, उनकी साइज छोटी बड़ी नजर आती है, जिसे हम कहते हैं टिमटिमाना। छोटा होता है, फिर उसका जो प्रकाश पुंज है वो बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, इस तरीके से वो दिखाई पड़ता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए जो तारे हैं वहां से आने वाला जो प्रकाश है वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरता है, और उन परतों से उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जो वायुमंडल है उसकी डेंसिटी कम ज्यादा होने की वजह से, उन परतों का जो घनत्व कम ज्यादा होने की वजह से कभी कम अपवर्तन होता है, कभी ज्यादा अपवर्तन होता है। तत्पश्चात जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए मैं डायग्राम के जरिए समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि ये हम यहां पर मौजूद है, पृथ्वी की सतह के ऊपर वो स्थित है।
ये इस तरीके से वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं और यहां पर ये कोई तारा है। ये क्या है? कोई तारा है, स्टार है। अब देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ऐसे आ रही है, तो ये यहां से कभी तो इसका अपवर्तन इस तरीके से होता है तो ये छोटा नजर आएगा। ये क्या आएगा? छोटा नजर आएगा ऐसे, तो ये अंदर छोटा हो गया। और जब इसका अपवर्तन कभी कम ज्यादा कम, यदि अपवर्तन ज्यादा हो जाता है तो छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो देखो ये प्रकाश की किरण एक्चुअल में आ तो यहां से ऐसे रही है, बट ये इधर ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, तो इसको ये प्रकाश किरण यहां से आती हुई नजर आएगी, ये वाली प्रकाश किरण यहां से आती हुई नजर आएगी। तो ये जो तारा है वो छोटा दिखाई पड़ेगा। तारा देखो मैंने बाहरी सिरों से प्रकाश की किरण इधर आपतित करवाई, बट ये फिर भी छोटा नजर आएगा अपवर्तन की वजह से। जब अपवर्तन कम होगा तो ये जिसकी इसकी वास्तविक स्थिति है, जितना बड़ा ये दिखता है उतना ही दिखाई देगा। छोटा बड़ा ये अपवर्तन की वजह से दिखाई पड़ता है, जिसे हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। इसे क्या कहा जाता है? तारों का टिमटिमाना कहा जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखे हैं जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। अब हम एक अंतिम एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं, कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हम एक कांच की पट्टिका लेंगे और उससे प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है देखिए। कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि हम एक कांच की पट्टिका ले रहे हैं। ये हमारे पास में क्या है? एक कांच की स्लेब, यह है कांच की पट्टिका। कांच की स्लेब आयताकार कांच की पट्टिका है, घनाभाकार कांच की पट्टिका है। क्लियर? इसको मैं नाम दे देता हूं P Q R S। ये यहां पर है कांच, यहां पर क्या है? कांच है, और यहां पर है वायु। तो वायु एक विरल माध्यम होता है। वायु कैसा माध्यम है? एक विरल माध्यम है, और कांच एक सघन माध्यम है। कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। क्लियर? अब एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है। चलिए इसको थोड़ा सा हमने ज्यादा ही झुकाव दे दिया है, फिर से बनाते हैं डायग्राम। इस तरीके से मैं इसको झुकाव दे रहा हूं। ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसे हम आपतित किरण कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा? आपतित किरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपतित किरण कहा जाएगा। क्लियर? अब ये जो आपतित किरण है, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, वैसे जानी तो ये यहां से चाहिए थी, जानी तो ये यहां से चाहिए थी, बट ये जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाएगी। तो यहां पर ये जो कोण है वो है आपतन कोण। ये जो आई है वो क्या है? आपतन कोण है। क्लियर? और यहां पर ये एंगल बना लिया इसने R1। ये एंगल कितना बना लिया? R1। ये है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये मैंने पृष्ठ PQ के लिए दिखाए हैं। क्लियर? जब यहां पर ये प्रकाश की किरण पृष्ठ RS पर आ जाती है तो ये एक सघन माध्यम मतलब कांच से वायु में प्रवेश करती है। कांच से किस में प्रवेश कर रही है? वायु में। यहां पर इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है वो मैं R2 ले लेता हूं। जब ये प्रकाश की किरण यहां पर जाएगी तो ये इस पथ से जानी चाहिए थी, बट ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर जाएगी। क्लियर? तो अभिलंब से दूर हट रही है। यहां पर आप देखेंगे
कि ये हमारे पास में है आपतित किरण और इस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण, और इस किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण। इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसे कहा जाता है। इस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। जो बाहर निकल गई है इसे निर्गत किरण कहा जाता है। आप देखेंगे कि निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। देखो इसको हम बता भी देंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं। R1 और R2 दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ये जो I और E है ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो पृष्ठ, चलिए मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि यहां पर पृष्ठ PQ पर इस पृष्ठ के ऊपर देखिए साइन I अपॉन साइन R1 बराबर है n। देखो ये कौन सी भी जा रही है? A से G में जा रही है, मतलब एयर से ग्लास में एक प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। तो n GA मैंने इसको लिख दिया। फिर पृष्ठ RS पर आपतन कोण तो है R1 और अपवर्तन कोण है E। देखो यहां पर देखेंगे, यहां पर आप लोग देख लीजिए कि जो आपतन कोण है वो तो है R2 और R1 दोनों है बराबर। तो चाहे तो आप इसको R लिख दो, मैंने यहां पर R1 लिख दिया। ये है E, तो साइन R1 अपॉन में साइन E बराबर हो जाएगा n AG, क्योंकि G से ये जा रही है एयर में, मतलब ग्लास से ये एयर में प्रवेश कर रही है। क्लियर? अब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो साइन I अपॉन में साइन R1 गुणा में साइन R1 अपॉन में साइन E बराबर हमारे पास में आ गया n GA इंटू में n AG इंटू n AG। तो देखिए साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो गया, साइन I अपॉन में साइन E रह गया। NG को हम NG अपॉन में NA, NAG को NA अपॉन में NG इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो NA से NA कैंसिल हो गया, NG से NG कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 1। तो साइन I बराबर आ गया है साइन E। साइन I किसके बराबर आ गया? साइन E के। तो यहां से I बराबर आ गया है E। I किसके बराबर आ गया है? E के। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जब आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे तो ये वाली प्रकाश की किरण, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। दोनों एक दूसरे क्या होगी? समांतर होती है। और जब दोनों एक दूसरे के समांतर होती है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम D से पुट कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है? D से। इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, D से लिखा जाता है। तो ये हमने आप लोगों को दिखाया है, समझाया है कि किस तरीके से प्रकाश की किरण किसी कांच की स्लेब द्वारा अपवर्तित होती है। यहां पर अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा। तो विद्यार्थी ये जो मैंने आप लोगों को 5वां बिंदु बताया है ये प्रैक्टिकल में भी है, तो आप इसको प्रैक्टिकल में भी अच्छे से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी ये था 5वां एग्जाम्पल प्रकाश के अपवर्तन का। और इस वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके नियम, अपवर्तनांक क्या होता है, साथ में प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल से इस टॉपिक के या इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर व्हाट्सएप करें। केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना। क्लास अवश्य लिख दीजिएगा, क्लास लिखें, कॉल ना करें। यह हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।